राष्ट्रपति ने 69 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। रांची के लोक कलाकार महावीर नायक को पद्मश्री सम्मान। अलंकरण समारोह में कई गणमान्य रहे मौजूद। राज्य में 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। 18 पुलिस अधीक्षक बदले। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग पर उठाए सवाल। 16वें वित्त आयोग की 14 सदस्यीय टीम का आज से झारखंड का 4 दिवसीय दौरा। आईटीआर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी। और राष्ट्रीय एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने धनबाद में अधिकारियों के साथ की बैठक। विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा, दिए निर्देश। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 69 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। झारखंड के लोक कलाकार महावीर नायक को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अलंकरण समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान विकास और जन कल्याण से संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हर बार की तरह उनकी अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। हर बार की तरह कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल कांके रोड रांची स्थित आवासीय कार्यालय में राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने शिष्टाचार मुलाकात की। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की प्रभारी जीनल एन गाला और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी भी मौजूद थे। आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद राज्य सरकार ने 46 आईपीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। 18 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। अजीत कुमार को रांची का नया नगर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं प्रवीण पुष्कर रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक होंगे। गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, बोकारो और जामताड़ा समेत कई जिलों में नए पुलिस अधीक्षक का पदस्थापन हुआ है। माइकल राज आईजी अभियान बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार को प्रचार तंत्र पर टिकी सरकार करार दिया है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में पत्रकारों से बातचीत में श्री दास ने राज्य सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी सवाल उठाए। को जिम्मेदार ठहराया है। मेदिनीनगर में पत्रकारों से बातचीत में श्री दास ने कहा कि इंडी गठबंधन को आज वोटों की चिंता हो रही है, जिससे वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की पीवी नरसिंह राव सरकार ने सरना धर्म के अलग से कॉलम होने की बात को नजरअंदाज कर दिया गया था। और आपको और याद दिला दूं
जब हमारे आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, हमारे बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में प्रश्न पूछा। कांग्रेस की सरकार का उत्तर था कि जाति जनगणना संभव नहीं। कि दोहरा चरित्र कांग्रेस का क्यों? आदिवासी के नाम पर अब राजनीति खेलना बंद करो, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से जनाधार खत्म हो गई। श्री दास ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, बावजूद इसके उनके सीएम काल में सबसे ज्यादा जनजातीय समाज प्रताड़ित हो रहा है। उन्होंने शराब घोटाला और नई शराब नीति पर भी सरकार को घेरा। लोकसभा में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें कह चुके हैं कि संभव नहीं। तो आपकी अपनी सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं दिया? अब फिर लोगों को भ्रम फैलाने के लिए अपनी आदिवासी को फिर राजनीति का टूल बना रहे हो। उसकी विकास का बात करो ना। जो आप 5.25 साल में आज मेरा आदिवासी समाज और पिछड़ा हो रहा और गरीब हो रहा। उन्होंने कहा कि राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल पर भी सवाल उठाए। श्री दास ने हेमंत सोरेन सरकार को प्रचार तंत्र पर टिकी सरकार बताया। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमाई, उसका बड़बोला मंत्री मैंने कहा ना, सरकार प्रचार और झूठ के पर चलने वाली सरकार के कारण आज जनता का मोह भंग इस सरकार से हो। चाहे वो हमारा बेरोजगार नौजवान हो, पिछले कितने नौकरी दी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मेदिनीनगर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कई अन्य समसामयिक विषयों पर भी खुलकर विचार व्यक्त किए। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आदिवासी और दलित जन नायकों को उचित मान सम्मान देने का काम किया है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि ऐसे जन नायकों को कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने उपेक्षित कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार न केवल उन्हें सम्मान दे रही है, बल्कि पाठ्यक्रमों में भी उचित स्थान दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक पहल किया है। जैक द्वारा कल घोषित मैट्रिक परीक्षा परिणाम में खूंटी जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं का भी शानदार प्रदर्शन रहा। खूंटी और अन्य स्थित आवासीय विद्यालयों का परिणाम 100% रहा। दूर दराज के क्षेत्रों और गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाली छात्राओं ने अपने परिश्रम और शिक्षकों के मार्गदर्शन में अच्छे अंक हासिल कर अपनी मेधा का परिचय कराया। कहा जाता है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इस बोलचाल की बात को खूंटी में 56 वर्षीय दैनिक कर्मी गंगा उरांव ने सच कर दिखाया है। 4 बेटियों के पिता श्री उरांव ने न केवल 56 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा दी, बल्कि 2nd डिवीजन पास करके भी दिखाया। गंगा उरांव खूंटी सदर प्रखंड के कालामाटी गांव के रहने वाले हैं और वे डीएससी कार्यालय में दैनिक कर्मी के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने बिरसा उच्च विद्यालय चालागी से मैट्रिक की परीक्षा दी थी। 10वां में पढ़े, लेकिन गरीबी के कारण हम मैट्रिक नहीं लिख सके। तब हम मैट्रिक लिखने आज से 4 साल पहले से कोशिश कर रहे थे, तो हमको जगह ही नहीं मिला कहीं पर। उस समय प्राइवेट में किसी तरह से मिल गया चालागी स्कूल में, तब वहाँ से लिखे। हम पहले भी मैट्रिक तक पढ़े थे, लेकिन इतना गरीब थे कि हमको 40 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देने नहीं सके, इसलिए उस समय परीक्षा नहीं लिखा रहा। गिरिडीह जिले के उग्रवाद प्रभावित पीटान प्रखंड की रहने वाली स्मृति कुमारी ने जैक मैट्रिक के रिजल्ट में जिले में प्रथम और पूरे राज्य में 44वां स्थान हासिल किया है। मॉडल स्कूल पीटान की छात्रा स्मृति कुमारी ने 500 में से 483 अंक हासिल किए। रिजल्ट आने के बाद विद्यालय के शिक्षक समेत परिजनों और गांव वालों में खुशी का माहौल है। स्मृति को सभी मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। स्मृति कुमारी के पिता अशोक कुमार सिंह पारा शिक्षक हैं।
पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के नैया जंगल में सोमवार और मंगलवार को हुई नक्सल मुठभेड़ को लेकर जोनल आईजी सुनील भास्कर ने एसपी कार्यालय सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की पूरी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने या फिर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। तो मैं सभी नक्सली जो हैं फिर से मैं जो नक्सली हैं जो असामाजिक तत्व हैं उनको आग्रह करता हूँ कि आप लोग मुख्य धारा से जुड़िए और एक अच्छे पारिवारिक जीवन का आनंद लीजिए। झारखंड सरकार की जो पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी है, नई दिशा, उसका लाभ लीजिए, योजनाओं का लाभ लीजिए और सरेंडर कीजिए, अन्यथा पुलिस जो है इसी तरह से अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। 16वें वित्त आयोग की 14 सदस्यीय टीम आज राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच रही है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में यह टीम केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजस्व के बंटवारे के निर्धारण के सिलसिले में यह दौरा कर रही है। आयोग की टीम झारखंड दौरे के क्रम में कल देवघर में स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। 30 मई को रांची में निकाय और चैम्बर प्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकार के साथ भी बैठक निर्धारित है। यह टीम पतरातू डैम और रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय का भी भ्रमण करेगी। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दी है। आयकर रिटर्न के लिए फॉर्म में बदलावों की वजह से रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया गया है। 15 सितंबर 2025 कर दिया। सीबीडीटी ने जानकारी दी कि आयकर रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के बाद ये निर्णय लिया गया। सीबीडीटी के मुताबिक ये विस्तार आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण अधिक समय प्रदान करेगा। ये सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। देश के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए गिरिडीह में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन प्लांट सक्रिय है और आईसीयू बेड की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकों और कर्मचारियों की प्रशिक्षित टीम भी है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना की जांच सदर अस्पताल में की जा रही है। आप गए दिल्ली तो पूरी तरह से तैयार है। हमारे यहाँ ना ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। हमारे यहाँ 4 PSA प्लांट भी लगे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भी लगे हुए हैं, निक्कू पिक्कू सारे बने हुए हैं, सारे लोगों की ट्रेनिंग है। और अगर कहीं भी किसी भी तरह का सिचुएशन आता है तो हम लोग उसको डील करने में बिल्कुल पूरी तरह सक्षम हैं। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने धनबाद में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। एसटी आयोग की सदस्य ने जोर देकर कहा कि योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाए ताकि जरूरतमंदों को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने वंचित वर्गों के समग्र विकास और उत्थान की प्रतिबद्धता दोहराई। आतंक परस्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कूटनीतिक प्रहार जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस का दौरा संपन्न कर रोम पहुंच गया है। करने के लिए विभिन्न देशों में नेताओं, सांसदों, थिंक टैंक, मीडिया और नागरिक समाज के साथ लगातार बातचीत चल रही है।
इसी सिलसिले में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रोम पहुंच गया। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद दुगुबाती पुरंदेश्वरी, एमजे अकबर, गुलाम अली खटाना और समीक भट्टाचार्य शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद अमर सिंह, शिवसेना यूबीटी से प्रियंका चतुर्वेदी और पूर्व राजनायक पंकज सरन भी इसी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। इससे पहले रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस की यात्रा पर था। फ्रांस में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का मजबूत संदेश फ्रांसीसी सरकार, शिक्षाविदों और मीडिया के बीच गूंजा। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गठित अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी अपनी मुहिम में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय दल पनामा में है। भारत के राजदूत सुमित सेठ ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। भुवनेश्वर कलिता और शशांक मणि त्रिपाठी, लोक जनशक्ति पार्टी की शामवी चौधरी, शिवसेना से मिलिंद देवड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, टीडीपी के जेएम्स हरीश बालयोगी और अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. भारतीय सेना के सम्मान में रांची के नजदीक इटकी में प्रदेश कांग्रेस द्वारा कल जय हिंद सभा का आयोजन हुआ। सभा को कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को कृतज्ञ राष्ट्र याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो साझा कर उन्हें जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। फरवरी 2025 में फ्रांस के अपने दौरे पर मार्सिले पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर को याद किया था और कहा था, सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने उस घटना को याद किया जब सावरकर ने अंग्रेजों के जहाज से बीच समंदर में छलांग लगा दी थी। ये अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति की छलांग थी, लेकिन नियति का ताना बाना ऐसा था कि सावरकर ने 10 साल तक काला पानी की सजा काटी। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए लिखा था, मार्सिले पहुंचा हूं, भारत की स्वतंत्रता की खोज में इस शहर का विशेष महत्व है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहस पूर्वक भागने का प्रयास किया था। मैं मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में न सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वीर सावरकर सा उत्साह पैदा करने वाला नाम बिरला ही है। एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनीतिक नेता के रूप में विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तळमळला,
1909 में ही लंदन में ही उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को व्याख्यात करते हुए द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। अंग्रेज इसे केवल सिपाही विद्रोह का लेबल देते थे, जबकि सावरकर ने इस पुस्तक में 1857 के विद्रोह की पहली बार एक सम्मोहक पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की और इसे ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीयों द्वारा पहला एकजुट प्रयास बताया। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। वीर सावरकर ने इस ऐतिहासिक आख्यान का उपयोग कर राष्ट्रवादी भावनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर सावरकर कलम के धनी होने के साथ ओजस्वी वक्ता भी थे। उन्होंने अपने साहित्यिक कौशल का उपयोग हिंदुत्व की अवधारणा की वकालत करने के लिए किया, जिसे उन्होंने हिंदू पहचान और संस्कृति का सार बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति के माध्यमों के बारे में गांधी और सावरकर का दृष्टिकोण अलग था। इस बात को आधार बनाकर ही आजाद भारत के सियासत में भारत माता के सपूत के साथ वामपंथी नैरेटिव के जरिए लगातार हमले भी होते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नए संसद भवन के उद्घाटन के आज 2 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। भारत की नई संसद बदलते भारत की बदलती तस्वीर की गौरवशाली दास्तां को बयां करती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की परिपक्वता और उसके नए सपनों को साकार देने की कहानी है भारत की नई संसद। नई संसद अपने 2 वर्ष पूरे कर रही है और इन 2 वर्षों में उसने बदलाव की एक बड़ी कहानी लिख दी है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव है नई संसद का पहला विधेयक, जो भारत के लोकतंत्र की आंतरिक सशक्तिकरण की कहानी कहता है, जिसमें नारी वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। नई संसद की तमाम खूबियां हैं। त्रिकोणीय आकार के नए संसद भवन का स्वरूप विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। इसका डिजाइन और सामग्री पुरानी संसद की पूरक है, जो अगले 150 वर्षों तक कार्य करने में सक्षम है। लोकसभा कक्ष में 543 के बजाय 888 सीटें हैं, जिसकी क्षमता बढ़कर 1200 से अधिक हो सकती है। लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाता है। राज्यसभा कक्ष अब 250 के बजाय 384 संसद सदस्यों को समायोजित कर सकता है। परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखकर दोनों कक्षों की क्षमता को पहले से अधिक किया गया है। भवन के आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिए देश भर से निर्माण सामग्री लाई गई है। यह भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह भवन के शीर्ष पर स्थापित है। गोल्डन राजदंड यानी सेंगोल स्पीकर के पोडियम के पास लोकसभा कक्ष में मौजूद है और नई संसद विविधता में एकता की हमारी विरासत को भी आगे बढ़ाती है। नई संसद में पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के अनुसार सभी रिकॉर्ड, सदन की कार्यवाही, प्रश्न और अन्य को डिजिटाइज किया गया है। इसके अतिरिक्त टैबलेट और आईपैड एक आदर्श प्रदर्शित करते हैं। जाहिर है, विकसित भारत के सपनों को साकार करने में एक नई उम्मीद है हमारी नई संसद। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।
राज्य के आजमीने हज की कोलकाता एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए रवानगी जारी है। मंत्री हफीजुल हसन और इरफान अंसारी समेत अन्य लोगों ने कोलकाता से हज यात्रियों के तीसरे जत्थे को रवाना किया। इस बार राज्य से लगभग 1300 लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें 580 महिलाएं भी शामिल हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। नमन प्रियेश लकड़ा ने कल देवघर में 46वें उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त विशाल सागर से पदभार ग्रहण किया। देवघर उपायुक्त ने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। उन्होंने मंदिर निरीक्षण के क्रम में राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों के साथ श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में राजकीय श्रावणी मेला का बेहतर प्रबंधन और सफल आयोजन राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। धनबाद जिले के 54वें उपायुक्त के रूप में आदित्य रंजन ने कल निवर्तमान उपायुक्त माधवी मिश्रा से पदभार ग्रहण किया। नए उपायुक्त ने कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता होगी तथा सभी कार्य ससमय पूर्ण किया जाएगा। जामताड़ा में रवि आनंद ने निवर्तमान उपायुक्त कुमुद सहाय से कल जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कार्यालय के कर्मियों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। पलामू में पुलिस ने पंडवा थाना क्षेत्र में एक हत्या मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। पलामू जिले की 105वीं उपायुक्त के रूप में समीरा एस ने निवर्तमान उपायुक्त शशि रंजन से पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर दिया ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें। गुमला जिले के 37वीं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के रूप में प्रेरणा दीक्षित ने कल निवर्तमान उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी से पदभार ग्रहण किया। पश्चिमी सिंहभूम के जराईकेला थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया। सरायकेला खरसावां जिले के 34वें उपायुक्त के रूप में नीतीश कुमार सिंह ने निवर्तमान उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से पदभार ग्रहण किया। साहिबगंज में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति, अनुकंपा समिति और जिला शिक्षा स्थापना समिति की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान कुल 33 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। साहिबगंज उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से जन समस्याओं से अवगत हुए और संबंधित अधिकारियों को समाधान की दिशा में पहल के निर्देश दिए। गुमला में कल साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सिमडेगा उपायुक्त ने विभिन्न विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों की साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव और कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईपीएल क्रिकेट अब आखिरी दौर की ओर बढ़ चला है। पहले क्वालिफायर में कल बेंगलुरु पंजाब की भिड़ंत होगी। 30 मई को गुजरात और मुंबई एलिमिनेटर मुकाबला खेलेंगे। आमने सामने होंगी। क्वालिफायर 1 कल शाम मुलानपुर में खेला जाएगा। वहीं अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही गुजरात टाइटंस और चौथे स्थान पर रही मुंबई इंडियंस एलिमिनेटर में आमने सामने होंगी। ये मैच 30 मई को मुलानपुर में ही खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने 69 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। राज्य के लोक कलाकार महावीर नायक को पद्मश्री सम्मान। अलंकरण समारोह में कई गणमान्य रहे मौजूद। राज्य में 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। 18 पुलिस अधीक्षक बदले। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग पर उठाए सवाल। 16वें वित्त आयोग की 14 सदस्यीय टीम का आज से झारखंड का 4 दिवसीय दौरा। आईटीआर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी। और राष्ट्रीय एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने धनबाद में अधिकारियों के साथ की बैठक। विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा, दिए निर्देश।